अरे आ गए आप काम से? अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे यार साक्षी, खाना तो आकर खा लेंगे। चलो आज पहले बाहर चाट पकौड़ी खाकर आते हैं। आज बड़ा मन कर रहा है चाट पकौड़ी खाने का। अरे नहीं नहीं, सासू माँ गुस्सा करेंगी। तभी अंदर से शोभा निकल कर आती है और दोनों की बातें सुन लेती है। अरे बहू चली जाओ, जब हार्दिक इतना कह रहा है तो उसका मन भी होगा खाने का। और वैसे भी शादी को इतने दिन हो गए, कहीं नहीं गई तब से, इसी बहाने थोड़ा घूम आओ। अपनी सास के कहने पर साक्षी हार्दिक के साथ साइकिल पर बैठकर चली जाती है। अच्छा जी, मेरे कहने पर एक बार नहीं चली और माँ के बोलने पर एक बार नहीं चलती तुम? अरे तो सासू माँ से पूछे बिना कैसे आ जाती मैं? खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ आज ये इतना प्यार कैसे जाग रहा है मुझ पर, जो आज मुझे बाहर की चाट पकौड़ी खिलाने ले आए हो? अरे वो राजू कल अपनी पत्नी को बाहर लेकर गया था, मुझे बता रहा था, तो बस मैंने भी सोचा कि आज मैं भी साक्षी को चाट पकौड़ी खिलाने ले जाऊं। अच्छा जी, शादी को 1 साल होने जा रहा है, अब भी इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे पगली, प्यार समय बीतने से कम थोड़ी होता है। टाइम कितना भी बीत जाए पर प्यार कम नहीं होता। और फिर हार्दिक मौसम की मस्त हवा में साक्षी को पीछे बिठाकर गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ओ प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया जब प्यार किया तो डरना क्या। दोनों बहुत ही खुश थे और हंसते बोलते मगन होते हुए जा रहे थे कि तभी सामने से एक बाइक आती है और उनकी साइकिल को टक्कर मार देती है, जिसके कारण हार्दिक की वहीं मौत हो जाती है और साक्षी को थोड़ी बहुत चोट लगती है। कुछ समय बाद हार्दिक की डेड बॉडी को घर पर लाया जाता है। साक्षी हार्दिक के पास सर रखकर खूब रोती है। मुझे क्यों छोड़ गए अकेला? अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? हार्दिक तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर क्यों छोड़कर जा रहे हो? हार्दिक ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ हार्दिक, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। थोड़ी देर बाद हार्दिक को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और साक्षी को रह रहकर अपने पति की याद सताती। साक्षी के ससुराल में उसके सास ससुर और छोटा देवर और एक छोटी ननद थी। उसके मायके वाले उसे लेने आए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन शोभा अपने पति से, महेश, हार्दिक को खत्म हुए भी काफी समय हो गया है, अब हमको भी बहू के बारे में सोचना चाहिए। कब तक वो बेचारी अपनी जिंदगी ऐसे ही काटेगी? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। क्या तो सही रही हो तुम शोभा, कब तक बहू हमारी सेवा करती रहेगी और कुछ टाइम बाद हम छोटे बेटे नवीन की शादी भी कर देंगे। बहू आ ही जाएगी और हमारी सेवा कर लेगी। अब वो इस बारे में साक्षी से बात करते हैं, पर साक्षी शादी करने से इनकार कर देती है। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरे हार्दिक का है। साक्षी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कुछ नहीं कहते। तभी उनका ध्यान नवीन पर जाता है और दोनों के दिमाग में एक ही बात चलती है, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ शोभा। अब वो पहले इस बारे में नवीन से बात करते हैं। साक्षी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है और साक्षी भी यही सोचकर हाँ कर देती है कि उसे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। फिर कुछ समय बाद साक्षी की शादी उसी के देवर नवीन से हो जाती है। नवीन पास के ईंट भट्टे पर काम करने लग जाता है और वहां पर उसको नशे की लत लग जाती है, जिससे अब वो रोज नशा करके घर आता और साक्षी को बहुत बुरी तरह मारता है। माँ जी बचाइए मुझे, ये मुझे मार रहे हैं। शोभा अंदर से निकल कर आती है और उसे बचा लेती है, लेकिन अब रोज रोज साक्षी के साथ वो ऐसा ही करता। ये देख एक रोज शोभा नवीन को घर से बाहर निकाल देती है। सासू माँ, लगता है मेरी किस्मत में पति का प्यार ही नहीं लिखा है। हार्दिक मुझे प्यार करते थे तो भगवान ने उनको मुझसे छीन लिया, और अब नवीन जी से शादी हुई तो इनको नशे की लत लगाकर दूर कर दिया। कुछ समय बाद नवीन के काम ना करने की वजह से घर का राशन पानी खत्म हो गया, जिससे अब घर के हालात काफी खराब हो गए। सासू माँ, आज क्या बनाऊं खाने में? घर में कुछ सब्जी नहीं है। बहू, मैं आंगन में से कच्चे आम ले आती हूँ, तुम उसकी चटनी बना लेना और उसके साथ रोटी बना लेना। शोभा आंगन में से कच्चे आम तोड़कर ले आती है और शोभा उसकी चटनी बनाती है। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर अगले दिन साक्षी, सासू माँ, आज क्या बनाऊं खाने में? आज घर में आटा भी खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज कच्चे आम के पकौड़े बना लूं। कल भी रेनू दीदी ने खाना नहीं खाया था, आज तो वो मन से खा लेगी, और थोड़ा सा बेसन भी रखा है, उसी में लपेट कर बना दूंगी पकौड़े। साक्षी रसोई में जाती है और बेसन का पेस्ट बनाती है और उसमें कच्चे आम काट कर डालती है और सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती है। अरे भाभी, क्या बनाया ये? एक तो इतने खट्टे आम, ऊपर से मसाले, मुझे नहीं खाने, ले जाओ इनको। रेनू, ये कैसे बोल रही है? तुम्हारे लिए तो बनाए थे ये पकौड़े तुम्हारी भाभी ने। जब कुछ नहीं था घर में तो वो कहाँ से लाती बनाने के लिए कुछ। अब खा लो और नखरे मत करो।
और फिर रेनू मन मारकर 2-3 पकौड़े खा लेती है और गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है। अब साक्षी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा दूसरा बेटा इतना नालायक निकलेगा। मैंने सोचा था कि बाहर के धक्के खाकर घर ही आ जाएगा, पर देखो ना अभी तक नहीं आया। आज 3 महीने हो जाएंगे। बहू अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का गुजारा नहीं चल पाएगा। माँ जी शाम होने वाली है, फिर खाने के लिए क्या बनाऊं? बहू क्या ही बनाऊं, आंगन में आम ही लगे हैं। माँ जी मैंने रसोई में मूंग की दाल रखी देखी थी, एक बार हार्दिक लेकर आए थे हलवा बनाने के लिए। मैं बना नहीं पाई थी, इसलिए सोच रही थी आज कच्चे आम को मूंग की दाल के साथ पीसकर उसके पकौड़े बनाऊं। आप देखना वो ननद जी को भी पसंद आएंगे। थोड़ी देर बाद साक्षी अंदर जाती है और कच्चे आम की मूंग की दाल वाले पकौड़े बनाती है। कुछ देर बाद, अरे वाह भाभी, आज पकौड़े तो बहुत अच्छे बने। आज किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? ये आज मैंने मूंग की दाल के पकौड़े उसमें आम डालकर बनाए हैं। जो भी बोलो, ये इतने कुरकुरे हैं कि मजा ही आ गया। मैं तो कहती हूँ आप यही काम शुरू कर दो, देखना कितने पैसे छापोगी। ये बात सुनकर शोभा और साक्षी एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शोभा अपने पड़ोस से कुछ पैसे उधार लाती है और उन पैसों से पकौड़े बनाने का सामान लेकर आती है। फिर शोभा भी आंगन से कच्चे आम लेकर आ गई और साक्षी ने भी सारी तैयारी कर ली थी। फिर साक्षी ने कच्चे आम को काटकर उसे मूंग दाल का पेस्ट बनाकर उसके पकौड़े बनाए और शोभा सर पर टोकरा रखकर पकौड़े बेचने के लिए चली जाती है और गलियों में बाजारों में आवाज मार मार कर पकौड़े बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, खट्टे मीठे आम के पकौड़े, एक बार खाए तो वो खाता ही जाए। ऐसी आवाज मार मार कर सारे पकौड़े बिक जाते हैं। अब घर पर साक्षी पकौड़े बनाती रहती और कुछ दिन बाद उन्होंने हिसाब लगाया तो उनको मुनाफा होता नजर आया। ऐसे दिन बीतते चले गए। लोगों को साक्षी के हाथ के बने पकौड़े बहुत पसंद आने लगे, जिससे लोग रोज सुबह शाम कच्चे आम के पकौड़े खाने लगे। साक्षी की हालत खराब हो जाती थी सुबह से शाम तक पकौड़े बनाने में। एक दिन शोभा मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने गई। मंदिर में उसने मांगने वालों की लाइन में अपने छोटे बेटे को भी बैठे देखा और अचानक उसके हाथ से पकौड़े का टोकरा गिर गया। बेटा, तू यहाँ मंदिर के बाहर, क्या हुआ ये सब? माँ, मैंने बहुत गलत किया था साक्षी के साथ, आज उसी के कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। क्या हुआ था बेटा तुझे, और तू इतने दिन से घर वापस क्यों नहीं आया? एक दिन ऐसा नहीं गया जो तेरा इंतजार नहीं किया मैंने। माँ, मैं नशे की हालत में था और मुझे कुछ गुंडे वहां से उठाकर ले गए और वहां पर मुझसे चोरी डकैती का काम कराते थे और काम न करने पर मुझे मारते थे और मेरी एक टांग भी तोड़ दी और मैं जैसे तैसे वहां से भाग आया और इस मंदिर पर अपना पेट भर लेता हूँ। और माँ, मैं इसीलिए घर नहीं आया, मेरी हिम्मत नहीं थी साक्षी का सामना करने की। फिर शोभा नवीन को अपने साथ घर ले जाती है और नवीन साक्षी से माफी मांगता है। साक्षी भी उसे माफ कर देती है और सास बहू ने पकौड़े बेच बेच कर मेहनत करके नवीन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया और नवीन को ठीक कर लिया। कुछ समय बाद नवीन ने अपना ठेला लगा लिया। सब लोग मिलकर ठेले पर काम करने लगे। उनका ठेला अच्छा चलने लगा और पैसे की कमी पूरी हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। अब साक्षी को वो खूब प्यार देता, जिससे साक्षी भी बहुत खुश थी। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बना कर ले आ और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी 2 भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का जूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ,
कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी, भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है।
अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।